स्टार्ट करें। तो हमने लास्ट पढ़ा था बॉयल्स लॉ, है ना। तो हाँ एनॉक जी है। बॉयल्स लॉ सब इतना कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली होते हैं अगर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। बड़ा सिंपल है, इसमें क्या याद रखना है। ये तो हम लॉजिकली भी ध्यान रखते हैं कि प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, विल गेट डिक्रीज। ओके, तो लेट्स सेकेंड लॉ, चार्ल्स लॉ। पंखा चालू करना है, क्यों? देखो हमें गर्मी लग रही थी तो हम कैसे आए, तुम भी वैसे ही आओ, स्वेटर पहन के आओ और शर्ट बिना विथाउट ये जो भी आप पहने जाते टाइम ठंडी लगेगी तो लेते आओ। चार्ल्स लॉ। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कोई भी चीज़ के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। गैस है तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इवन लिक्विड के भी वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और गैस है तो वो और ज़्यादा जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक वॉल्यूम क्या करेगी, कवर करेगी। आप लोगों ने देखा हो गर्मियों में सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं, समर में जो स्टॉर्म होते हैं आपके वो सबसे ज़्यादा आते हैं, मतलब गैसेस और ज़्यादा गति करती हैं। रीजन क्या है, समर में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब देखिए ये रिलेशन है पी वी इक्वल, बाद में आप जब बनाओगे ना पी वी इक्वल एन आर टी तो इसी से बन जाना है आपका पी वी इक्वल एन आर टी, इन तीनों लॉ से जो आप पढ़ने वाले हो। तो अब हम रिलेशन देखने वाले हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो कांस्टेंट, ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो अब यहाँ कांस्टेंट क्या रखना है, प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure, the volume, the volume of, अब आप यहीं से देख लो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कैसे आ रहा है, डायरेक्टली का। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कॉमन सेंस से भी हम देख सकते हैं, जैसे हम किसी लिक्विड को गर्म करें, हम लिक्विड के टर्म में समझा रहे हैं आपको, तो वो लिक्विड से किस फॉर्म में जाएगा, वेपर, तो और ज़्यादा स्पेस घेरेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, उसके लिए जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं आपकी, वो पर्टिकुलर रिलेटेड है मोशन ऑफ अर्थ से, उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, उनसे पूछिएगा आप, बायो वाले से बताएंगे आपको, सोशल साइंस जो पढ़ाता हो, कौन पढ़ाता है आपके यहाँ, उनसे पूछिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। देखो अगर मास कांस्टेंट हो गया तो मॉलिक्यूलर मास तो पहले ही से कांस्टेंट होता है सबका, तो मोल भी क्या हो जाएंगे, इसलिए ये तो हर बार ही कांस्टेंट आने वाला, मोल तो हर बार और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही है। इसकी कुछ वैल्यू जानते हो आप लोग, जैसे 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, फिर और भी हैं बताएंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, it directly proportional, it directly proportional, directly proportional। अब देखिए आप इस चैप्टर में टेम्परेचर जो लोगे वो हमेशा केल्विन में लेना है, और केल्विन टेम्परेचर को बोलते हैं अब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब्सोल्यूट जीरो नहीं, अब्सोल्यूट जीरो तो होता है जीरो केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन इज कॉल्ड अब्सोल्यूट टेम्परेचर। वाई temperature in Kelvin is called absolute temperature and there is no negative value in Kelvin scale, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू absolute temperature, to absolute temperature, to absolute temperature, ब्रैकेट में आप ले सकते हो जिसमें आपको ध्यान रहे कि टेम्परेचर सिर्फ केल्विन में हो जाता है। At constant pressure, the volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. देखते हैं तो इसको, वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा जितना ज़्यादा आप क्या बढ़ाते जाओगे, लेकिन ऊपर से लगने वाली चीज़ वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। नहीं तो आप टेम्परेचर भी बढ़ाओगे तो प्रेशर लगाओगे तो गैसेस को ज़बरदस्ती कहाँ आना पड़ेगा, नीचे, तो वो फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। प्रेशर आपको रखना है कांस्टेंट। तो ब्लास्ट भी तो हो सकता है, ज़्यादा प्रेशर लगाने, कुछ भी, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। अगर वो प्रेशर उससे बियर नहीं हो रहा, बॉल उसकी नहीं बियर कर पा रही, टॉलरेट नहीं कर पा रही, तो पक्का ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि समर में कहा जाता है कि थोड़ी हवा कम रखो, क्योंकि आप विंटर की जितनी हवा रखोगे समर में तो उतना प्रेशर बॉल क्यों नहीं सह पाती है। आखिरकार विंटर में भी उतनी गैस भरी, मान लो आपने पीछे के चक्के में गाड़ी के 40 रखी विंटर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समर में 40 रखने को नहीं कहा जाता है। रीजन, भले ही गैस का अमाउंट उतना ही है लेकिन समर में प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी और ज़्यादा बॉल से क्या करेगी, टकराएगी, और एक्सपेंड नहीं होने दोगे उसे आपको तो बॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर डालेगी, तो ये भी ब्लास्ट भी हो सकता है। तो भी के टी, तो भी अपॉन टी क्या हो जाएगा, के, है ना। मतलब इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तो देखिए इसके सभी न्यूमेरिकल इससे लग जाएंगे, V1 T1 इक्वल टू V2, चार्ल्स के सभी न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से लग जाएंगे। देखिए वी नो दैट, जे फाइनली आपका कंक्लूजन है, चार्ल्स का फॉर्मूला ये बन गया। हम कुछ जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मास अपॉन, मास का प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन आ रहा था, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा क्या होगी आपकी डेंसिटी होगी। तो अब देखते हैं प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आता है, सॉरी डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आता है। तो डेंसिटी का निकाल, तो मास अपॉन वॉल्यूम के साथ देख लेते हैं, टेम्परेचर का रख के देखते हैं क्या आता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, हम ये कंक्लूजन तो यहीं से निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी ना। कोई चीज़ जितना वॉल्यूम कवर करती जाएगी वो उतनी ही कम क्या होती जाएगी, डेंस। जितनी वो जगह घेरेगी वो उतनी, जैसे हवा गैसेस सबसे ज़्यादा जगह कवर करती है इसलिए वो डेंस नहीं होती। डेंस मतलब जितनी पास पास आ जाए। तो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, बिकॉज लिखते चलो मास इज कांस्टेंट, क्योंकि मास कांस्टेंट है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेंसिटी। इस वाले को मान लेते हैं, इनमें से किसी को मान लो, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रख दे वॉल्यूम की, तो क्या आ जाएगा,
आपका v के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/d, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका k t। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो किसी भी चीज़ की डेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर से। एक इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट बेस, आपका मेन इक्वेशन तो ये है, क्योंकि यहाँ हमने वैल्यू रखी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते थे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने वॉल्यूम की वैल्यू रख दी है, तो 1/d है ना। तो ये देखिए t यहाँ ले आओ, d यहाँ ले जाओ, k हटा दो, साइन आ गया। 10 डेंसिटी ऑफ गैस decreases with increase in temperature, with increase in temperature। The density of gas decreases with increase। देखो तो डेंसिटी का हमें रिलेशन अभी तक पता चल गया है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, है ना। ये तो वैसे ही लॉजिकल पता है हमें। अभी इसमें काफ़ी सारे ग्राफ बनेंगे, तो वो ग्राफ हम बनाएंगे। लेकिन अब इस लॉ का एक और, चार्ल्स ने ये डेफिनीशन नहीं दी थी इसकी, जो हमने आपके सामने लिखी है। हालांकि यही सब कुछ है, उनने जो डेफिनीशन दी वो कुछ नहीं है यही सब कुछ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और कंक्लूजन भी यही निकल के आता है। पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है चार्ल्स के लॉ का। चार्ल्स ने जो डेफिनीशन दी थी वो ये है, चार्ल्स की डेफिनीशन ये है, वी टी इक्वल वी नॉट प्लस वी नॉट, और यहाँ आ जाएगा आपका 1/273। दिस इज द डेफिनीशन ऑफ चार्ल्स। चार्ल्स ने ये डेफिनीशन दी थी अपने लॉ की। जे है वॉल्यूम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और जे है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो चार्ल्स क्या कहते हैं, किसी भी गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जो उसका वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस जाओगे तो उसका वॉल्यूम पहले के वॉल्यूम का कितना बढ़ जाएगा, 1/273। दिस इज द डेफिनेशन। अब बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, फील करने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स ने कहा था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है, अगर आप वो 0, मान लीजिए 0 से आप 1 डिग्री सेल्सियस जाते हो, या 1 से आप 2 डिग्री सेल्सियस जाते हो, तो हर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वो अपने वॉल्यूम को 0 से कितना बढ़ाता है, 1/273। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स। हालांकि फाइनल कंक्लूजन वही निकलेगा। तो अब इस डेफिनेशन को लिखते हैं। तो लिखिए अनदर डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। हालांकि फाइनल कंक्लूजन वही है बच्चों, तो आपको ये सिर्फ इसलिए याद कर दी कि आपको पता रहे, बाकी सब कुछ उसी से सॉल्व हो जाना है। अनदर स्टेटमेंट और अनदर डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। मान लो आपके में 2 नंबर का या 2 मार्क्स का चार्ल्स लॉ आ जाए, तो आप फर्स्ट वाली भी कर सकते हो या दोनों कर सकते हो। बच्चों आपके ऊपर है। क्लास आप उस क्लास में हो जिस क्लास में हम नहीं बताएंगे आपको क्या लिखना है, उसमें आपका खुद का लॉजिक है जो आपको बताएगा कि आपको क्या लिखना है। हालांकि हमारा तो मानना है कि अगर आपके पास स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी अच्छी है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तब चिंता करने की ज़रूरत है।
या एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड अच्छी नहीं है, तब चिंता करने की ज़रूरत है। और दोनों ही चीज़ अगर अच्छी है तो फिर कुछ भी आ जाए आप लिख के निकल जाओगे, फिर इतना परेशान नहीं। प्लस एग्ज़ाम में सबसे पहले अपना एग्ज़ाम करना है, क्योंकि जब पूरी साल आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और आपके पेरेंट्स जो पैसे खर्च करते हैं इतने सारे, प्लस आप जो इतना भागते हो, वो 3 घंटे एग्ज़ाम के लिए भागते हो। हम आपको किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल खड़ूस बन के बैठें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना पेपर करें प्लीज़, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो 2-2 4-4 नंबर इसी वजह से खो देते हैं। हालांकि 3 घंटा बहुत समय होता है, 2-2.5 घंटे में अगर अच्छी स्पीड है तो पेपर हो जाता है। चलिए, एनुलर डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो लिखिए एनुलर डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू Charles, at constant pressure, the volume of given mass of gas increases or decreases according to Charles' law. At constant pressure, the volume of given mass of gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature. At constant pressure, the volume of given mass of gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature, है ना। देखिए, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्मूला बनाया था, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लीजिए वो वॉल्यूम 0 है, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है जो 0 पे है, आप इस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उसके हिसाब से कितने पे जाएगा, कितना बढ़ेगा या घटेगा, 1/273। अगर ये 1/273 बढ़ रहा है अपने वॉल्यूम के, तो साइन क्या आएगा, प्लस, और अगर घट रहा है तो साइन क्या आएगा, माइनस। फिर से देखते हैं एक बार, देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, 2-3 बार बोलते हैं तब आएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, जो किसी गैस का वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज प्लस साइन, डिक्रीजेज नेगेटिव साइन, बाई 1/273
273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के, जे है इसका वॉल्यूम, इस वॉल्यूम से 1/273 या तो डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, यार इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज होगा जब आप जो 0 डिग्री सेल्सियस जो गैस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते हो या फिर फॉल करते हो, बाई एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। उनने कहा है कि किसी भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज तो पॉजिटिव साइन, डिक्रीजेज तो आपका नेगेटिव साइन, बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने ही वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा या 1/273 आपका डिक्रीज हो जाएगा जब आप हर बार कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करते हो, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हो, 1 डिग्री फॉल करते हो। जे इसको नोट करिए, जे उनका स्टेटमेंट है, दिस इज द चार्ल्स स्टेटमेंट। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म भी अभी हम डिराइव कर देते हैं। दिस इज द चार्ल्स स्टेटमेंट। अब देखिए इसी स्टेटमेंट से निकल के आता है अब्सोल्यूट जीरो। अब्सोल्यूट जीरो आप लोग जानते हो, -273 डिग्री 0 केल्विन। तो देखिए अब्सोल्यूट जीरो कैसे निकल के आएगा, तो देखिए लेट कंसीडर, हाँ ये स्टेटमेंट याद करना है हमें, चार्ल्स का स्टेटमेंट है। क्या हो जी डेरिवेशन जो अभी आप करवा रहे हैं, हाँ बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना, नहीं करना है, करना है। ये तो सबसे सिंपल डेरिवेशन है, अभी तो कोई डेरिवेशन, हाँ इक्वेशन सेकंड मान लो इसे, लेट कंसीडर, ठीक है कंसीडर कर लेते हैं हम कि इसको चाहे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, पॉजिटिव टर्म में इसको सिंप्लीफाई कर लें, लेट कंसीडर लिख रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लेते हैं वी टी इक्वल बी नॉट, यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 1 ± 1/273 और सिंप्लीफाई आप इसे कर सकते हो, नोट कर लीजिए। इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हाँ चलिए अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब टेम्परेचर कंसीडर करना है, इसमें टेम्परेचर भी पुट करते हैं, क्या टेम्परेचर भी पुट कर देते हैं। देखो आपके जो नेचुरल फॉर्मूला है उसमें तो यहाँ टेम्परेचर नहीं, लेकिन हम रखते हैं कि ना रखें, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, इफ जो टेम्परेचर है आपका, इफ टी बिलोंग्स टू T1 एंड T2, अगर T बिलोंग कर रहा है T1 एंड T2 से, ए टी आपका टेम्परेचर केल्विन में है और T1 मतलब है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी है टेम्परेचर इन केल्विन और स्मॉल टी है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टी बिलोंग कर रहा है दो डिफरेंट टेम्परेचर से, एक T1 एक T2। अब आप कहोगे सर ये केल्विन में T1 T2, अभी प्रूव कर देते हैं। इन T1 T2 की जगह पे आपका एक T आ जाएगा, लेकिन कैसे वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहले हम क्या करते हैं कि T1 मान लेते हैं,
273 यहाँ T1 है। एक काम करो, यहाँ पे 1/273 तो है, लेकिन मल्टीप्लाई में T भी कर लो, तो ये सीधे यहाँ पर कर लो, T कर लो यहाँ पर बच्चों, T। हाँ यहाँ पर भी हो जाएगा, फिर लिख तो लो, फिर बताते हैं, नोट कर लो यहाँ पे। सभी में कर लें, हाँ, सभी में नहीं, 2 ही जगह किया है अभी। मतलब मेन फॉर्मूले में कर लें जो आपने। हाँ कर लो। चलिए अब देखिए आगे। तो देखिए पहले टेम्परेचर, हम T डिफरेंट टेम्परेचर से बिलोंग कर रहा है, T1 एंड T2। तो पहले हम रखते हैं V T1, तो ये हो जाएगा V0। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सिर्फ टेम्परेचर, दो में से कोई एक चीज़ लेनी है हमें, या तो माइनस माइनस का ले लो या फिर इनकी चीज़ का। तो हम मान के चल रहे हैं अभी कि वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो V आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, ये क्या है T1, ये भी क्या हो जाएगा अपॉन 273। नोट करिए इसे। तो देखिए V T1 इक्वल V0, 273 इंटू 1 273, तो ऊपर क्या हो जाएगा 273 प्लस T1, और नीचे से क्या आ जाएगा आपका 273 आ जाएगा। अच्छा अब एक चीज़ देखना है आपको, हमने कहा था ये T1 किसका टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में है, और देखो अब इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, मतलब ये टेम्परेचर किस में चेंज हो गया, केल्विन में। तो 273 यहाँ डिग्री सेल्सियस में है, और ये यहाँ पर T1 क्या था हमारा डिग्री सेल्सियस में, और फॉर्मूले में 273 आ गया, तो टेम्परेचर किस में बदल गया, केल्विन में। तो केल्विन टेम्परेचर हमने क्या माना था, T, तो हाँ कैपिटल T, तो कैपिटल T किसके इक्वल होगा, जो कि केल्विन में टेम्परेचर है, 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है ना, और डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या था हमारा T। तो अगर ये T1 है तो ये भी क्या हो जाएगा T1 है ना, बिकॉज, तो इस पूरी की जगह पे हम रख देंगे T1। तो देखिए हमारा क्या बनेगा, V T1 इक्वल, यहाँ से हो जाएगा आपका V0, और यहाँ से आ जाएगा आपका T1 अपॉन 273। आ गया। इसको मानिए इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। सेकंड नहीं पता, कोई भी मान लो आपने, जो भी माना हो, इक्वेशन थर्ड। अच्छा अगर हम T1 की जगह T2 रख देते तो यहाँ भी T2 आ जाता, यहाँ भी T2 आ जाता, तो वहाँ पर क्या आ जाता T2। तो जो फोर्थ इक्वेशन बना रहे हैं उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट लिख रहे हैं फोर्थ नंबर का इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा, भी, हाँ सिमिलरली, बिल्कुल सही, सिमिलरली। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, V T2 इक्वल V0 T2 अपॉन 3 है ना, और जो ये T2 है ये भी केल्विन में टेम्परेचर है, जो कि किसके इक्वल होगा 273 प्लस T2 के इक्वल होगा। इसको मानिए इक्वेशन 4। दिस इज इक्वेशन, ये तो वही उसी टाइप की हो गई ना, V0 अपॉन 273 कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल उसी टाइप का है। चलिए आगे देखते हैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो यहाँ से क्या आएगा, VT1 अपॉन VT
2। अब देखो V0 से भी